अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर ऑफ स्टोइकियोमेट्री से। इस वीडियो में हम चैप्टर की थोड़ी डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे, मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि क्या हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे, और चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन आंसर्स, न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज सारे सॉल्व आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले शॉर्ट आंसर्स से हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास है शॉर्ट आंसर में सबसे पहला सवाल हमारे पास है कि डिफाइन द फॉलोइंग। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन देनी है। स्टोइकियोमेट्री इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, यानी किस जब आपने केमिकल इक्वेशन देखी होगी अपनी लाइफ में, 9-10 आपने पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री, तो जो केमिकल इक्वेशन होती है ना, उसके दो साइड होते हैं। एक रिएक्टेंट साइड कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड, और एक प्रोडक्टेंट साइड कहलाता है प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो आपके उन दोनों के दरमियान, उन दोनों में कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, उसकी स्टडी आप स्टोइकियोमेट्री से करते हैं कि कितनी मकदार है तो कितना उसका रिजल्ट है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इट यूजेस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू कैलकुलेट अमाउंट्स, मोल्स, मास, वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड। यानी बैलेंस इक्वेशन, आपको याद होगा कि हम बैलेंस इक्वेशन करते थे पिछली क्लासेस में, तो उस हिसाब से हम करते हैं, बैलेंस इक्वेशन यूज़ करते हैं, जिससे आप कैलकुलेट कर पाते हैं ये कि मोल्स, मास और वॉल्यूम वगैरह कितना होना चाहिए, इक्वेशन में कितना है। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास एक्सपोनेंशियल साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन आप तो 9-10 दोनों क्लासेस में कर चुके हैं, आपके पास फिजिक्स में भी होती है, आपके पास केमिस्ट्री में बेसिकली पढ़ाई जाती है। साइंटिफिक नोटेशन है ये, जिसको आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहते हैं। अच्छा, exponential notation expresses numbers as a product of a number between 1 and 10 and a power of 10. एग्जाम्पल, बिलफर्ज हमारे पास जब भी ऐसा नंबर लिखा हुआ हो कोई भी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर ये। अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 23। ठीक है, अच्छा ये पावर 23 लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको प्रोनाउंस पढ़ते इस तरीके से हैं, पूरी इस नंबर्स को आप इस तरीके से पढ़ेंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 23। ठीक है, अच्छा बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी होती है जब आप साइंस पढ़ रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इंग्लिश, उर्दू, केमिस्ट्री और मैथ्स हो, इन सब की एक अपनी लैंग्वेज होती है जो आपको आनी चाहिए। किस तरीके से क्या चीज़ प्रोनाउंस करनी है, किस तरीके से क्या चीज़ बोलते हैं, किस तरीके से क्या चीज़ लिखते हैं, इन सब के अपने स्टाइल से। बाज़ार तो ये सब इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, लेकिन इनमें डिफरेंस होते हैं बोलने के, समझने के। जितना अच्छा आप इसके समझेंगे, इसकी लैंग्वेज क्या है और किसका क्या मतलब होता है, उतना अच्छा आपको केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट है वो समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, अब आगे आपके पास, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ एग्ज़ाम में ये नहीं होता कि 10 ईयर से पूरे पेपर आ रहे हैं, अब आपकी किताबें भी चेंज हो गई हैं और एग्ज़ाम का स्टाइल भी थोड़ा चेंज होता है, जिसके अंदर आपके पास थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पेपर भी आता है। यानी अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आपसे पूछा जाए कि भाई ये चीज़ क्या होती है, किस ब्रांच में क्लासीफाई करती है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन शायद ये आपने वो चीज़ सीखी भी हो, समझी भी हो अच्छे से, सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होता अगर आपको समझ नहीं आई उस चीज़ की। अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इट मेक्स वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स ईजी टू रीड एंड कंप्यूट। सबसे ज़रूरी रीज़न साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल करने का यही होता है कि देखें बहुत बड़े नंबर हैं जिसमें 400, 500 बिलियंस एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस, इस तरीके की काउंटिंग है, तो उसके जो डिजिट्स होंगे वो इतने सारे होंगे, आप लिखते 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 पूरी शीट भर जाएगी, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। उसके बजाय हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में आप उनको एज पावर्स लिख देते हो, जैसे पावर 23 बना दिया। यही चीज़ आप कैलकुलेटर में इनपुट करके देखो कितना लंबा आपके पास डिजिट्स आ जाएंगे। उसी तरह जो बहुत ही छोटे नंबर होते हैं, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल, बहुत छोटा सा, यानी 1 तो होता ही नहीं, और 0.0000000 वो करते करते 2-3 कुछ ऐसा पॉइंट आ जाता है, तो उसको भी लिखना है, इनप्रैक्टिकल है। तो इस वजह से उसके लिए भी आप साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हो। जब आप छोटे नंबर की करते हो तो उसमें नेगेटिव पावर आ जाती है, जब आप पॉजिटिव नंबर की करते हो यानी बड़े नंबर की करते हो तो आपके पास आ जाती है पॉजिटिव में। ठीक है, अब है हमारे पास मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। यानी एक सब्सटेंस, कोई भी एक सब्सटेंस आपके पास, सोल्ट है आपके पास, कार्बन है आपके पास, कुछ भी है, उसका सिर्फ एक ज़र्रा, एक टाइनी मोल कितना होता है, उसको आप कह रहे हो मोलर वॉल्यूम। फॉर गैसेस STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यूजुअली 0 सेल्सियस पे एंड 1 एटम पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटम नहीं, आई एम सॉरी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 dm cube
लीटर्स में पर मोल, यानी इतना अप्रॉक्सीमेटली मोलर वॉल्यूम होता है DMQ की, आप क्वांटिटी में उसको काउंट करते हो। ठीक है। अच्छा, ये सारे ऐसे छोटे छोटे नंबर आते चले जाते हैं, ये आपको अच्छे से हाईलाइट और याद करके रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं MCQs के तौर पे भी और एज अ क्वेश्चन भी, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आजकल काफ़ी डिटेल और शॉर्ट से होते हैं कि आपने टू द पॉइंट जवाब देना होता है, क्योंकि आपके पास अब ई मार्किंग का सिस्टम है, आपकी कॉपीज कंप्यूटराइज चेक होती हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपने एक्स्ट्रा लिखने का। एक्स्ट्रा लिखने के आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जो टीचर चेक करता है बोलता है कि अच्छा बच्चे ने यहाँ कुछ ज़्यादा लिखा लेकिन ये डिटेल भी मेंशन की है तो बहुत अच्छी बात है, मैं नंबर दे देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप कंप्यूटर से चेक होगा तो आपके जो टू द पॉइंट जवाब है ना, आपने वही देना है, एक्स्ट्रा जॉब करने के कोई फ़ायदा नहीं होंगे। अब आपके पास है अगला सवाल था कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इसमें करके दिखाना है हमें। हमारे पास नंबर था 3652, तो उसको क्या किया हमने, अब देखें यहाँ पे नंबर एंड है 3000, ये देखिए 3652। अब पॉइंट डेसिमल का जो पॉइंट है आप अज्यूम कर रहे हैं कि आखिर में डला हुआ है, अब उसी को आपने पीछे ले जाएंगे पॉसिबली 3 मार्क्स तक, 3 पॉइंट्स तक, जितने चाहें आप ले जाएं, लेकिन कन्वेंशनली हम जितना पॉसिबल पीछे ले जा सकते हैं ना उतना ले जाते हैं। जैसे 3 पॉइंट्स ले जा रहे तक सकते थे तो लेकर आए, उसके पीछे ले जाते तो 0 पॉइंट फिर ये नंबर बन जाता। इस वजह से हम 3 पॉइंट्स पीछे गए। मल्टीप्लाई में हमने लिखा 10, साइंटिफिक नोटेशन का तरीका, और क्योंकि 3 नंबर्स 3 डिजिट्स पीछे गए हम तो पावर भी हमारी 3 हो गई। ठीक है, अब ये पॉजिटिव में देखिए कि बड़े नंबर से हमने इसको छोटा ऐसे पॉइंट में छोटा नंबर करके दिखाने की कोशिश की। नेक्स्ट है हमारे पास 0.0231, उसको हम कैसे चेंज करेंगे। अब 0.0 ऐसे करके स्टार्ट होता है तो हम डेसिमल पॉइंट आगे ले जाते हैं, राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। अब उसको अगेन हमने सोचा कि भाई इतना ले जाएं कि कम से कम एक नंबर हो, फिर पॉइंट हो, फिर बाकी के डिजिट्स हो, तो हम इसको 1-2 पॉइंट्स आगे ले जाएंगे। ठीक है, 2 डिजिट्स आगे ले गए तो हो गया 2.31 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 2 पॉइंट्स हम लिखते हैं राइट हैंड साइड पे तो पावर हो जाएगी 2, लेकिन क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट राइट साइड पर मूव किया है तो माइनस हो जाएगी। छोटे नंबर को हमने इस तरीके से दिखाने की कोशिश की है तो हमने माइनस में लिख देंगे पावर। उसी तरह तीसरा वाला है 0.0000072, तो हम लेके गए इसको 7 तक, यानी हो गया 1 2 3 4 5 डिजिट्स का फासला। 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5, माइनस में लिखेंगे इसको क्योंकि हम राइट साइड पे लेके गए। अगेन अब आप चैप्टर्स अच्छे से रीड करें, चैप्टर में और भी एग्जांपल्स दिए हैं तो उसको भी आप लोग ज़रूर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये नोट्स बिल्कुल शॉर्ट लेवल हैं कि आपको एक समरी आइडिया हो जाए, स्पेशली अगर आप सप्ली दे रहे हो या स्पेशली अगर आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया है तो एग्ज़ाम से पहले आप ये ईजिली देख सकते हैं, आपका रिविजन पक्का हो जाएगा। अच्छा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सिंपल डेसिमल नंबर्स। सिंपल डेसिमल नंबर्स में आपने बताना है नॉर्मल तरीके, जिस तरीके से हमने लिखा हुआ होता है, नंबर 1 2 3 काउंटिंग होती है, 4.2 3 ऐसे करके लिखा होता है, मल्टीप्लाई बाय 10 वगैरह नहीं लिखा होता तो उसको डेसिमल नंबर सिस्टम ही बोलते हैं, तो उसमें वापस कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास है 3.26 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3, तो क्या हो गया, बोल रहा है भाई 3 पॉइंट लेफ्ट साइड पे ले जाओ, तो उसका क्या होगा, 3 से पहले डबल ज़ीरो लगाओ, डबल ज़ीरो लगाया 0.0, तो ये बन गया आपके 3 पॉइंट्स पीछे चले जाना। उसी तरह नीचे वाला है 1.921, पावर है 2, तो यानी डेसिमल पॉइंट 2 नंबर आगे ले जाओ आप क्योंकि पॉजिटिव है, तो ये जाएगा 192.1। फिर नीचे वाला है 1.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5, यानी 5 पॉइंट्स आगे ले जाओ। तो आप लोग बोलोगे 5 पॉइंट्स आगे हम कैसे ले जाएंगे, तो कुछ मेंशन नहीं है तो आगे आप 0 अज्यूम कर लोगे। ठीक है, 0 2 है, अब इसी तरह आपने 3 0 और आगे लगा दोगे तो 5 डिजिट्स का जंप हो जाएगा आगे, तो 10200 बन जाएगा आपका जवाब। ठीक है, बहुत सिंपल सा बेसिक सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, डिफाइन राउंडिंग ऑफ डेटा, गिव वेरियस रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ डेटा, यानी ये बोल रहा है कि डेटा राउंड क्यों किया जाता है, होता क्या है बताएं, और उसके रूल्स क्या होते हैं, यानी क्या तरीके हैं जिसको आपने फॉलो करना है। पहली बार, राउंडिंग मीन्स रिप्लेसिंग अ नंबर बाय नियर बाय वैल्यू दैट हैज fewer digits while keeping it as accurate as needed, यानी राउंड करना, जैसे बहुत बड़ा नंबर आपके पास आ गया है कि 5.4532 1 चलता जा रहा है तो आप सारा नहीं लिखते हो, आप कहते हो राउंड ऑफ करके लिख दो, यानी जैसे में कमर आपने 2-3 नंबर ले लेने हैं और बाकी आप राउंड ऑफ कर देते हो। ठीक है, तो उसके रूल्स क्या हैं, किस तरीके से करना है। पहली बात, इफ़ द फर्स्ट ड्रॉप नंबर इज लेस देन 5 लीव द लास्ट कैप डिजिट अनचेंज, राउंड डाउन, यानी आपके पास अगर नंबर है 6.243, आप कहते हो नहीं डेसिमल के पास मुझे 2 नंबर देने,
तो आप 6.24 तक दे दोगे। जो 3 है वो राउंड डाउन कर दोगे, गायब कर दोगे, हटा दोगे, लेकिन आपने 24 को चेंज नहीं करोगे क्योंकि जो नंबर था वो 5 से छोटा था, 3 5 से छोटा है। उसी तरह इफ फर्स्ट ड्रॉप डिजिट इज ग्रेटर देन 5 इंक्रीज द लास्ट गैप डिजिट बाय 1 राउंड ऑफ। अगर दोबारा आप देखा जाए तो हमारे पास हमें दोबारा इसको राउंड ऑफ करना है और यही नंबर है 624। तो 4 को अगर हटाएंगे राउंड ऑफ करने के चक्कर में तो आप कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे पास डिजिट होगा 6246 ऐसा पॉइंट है, तो 6 को जब राउंड ऑफ करने की कोशिश करेंगे तो 1 नंबर प्लस कर देंगे आप 4 में, उसको 5 बना देंगे और 6 रिमूव कर देंगे, यानी 625 बन जाएगा फिर वो। उसी तरह अगर फर्स्ट ड्रॉप नंबर इज इक्वल टू 5 राउंड टू द नियरेस्ट इवन डिजिट बैंकर्स राउंडिंग। ठीक है, अब आपके पास अगर 5 है तो राउंड नियरेस्ट नंबर सबसे नंबर करीब होगा उसके आप करीब करीब उसको राउंड ऑफ कर देंगे, उसी तरह जिस तरीके से आपने ग्रेटर में किया था। और राउंड अप डिपेंडिंग ऑन कन्वेंशन, एग्जाम आंसर्स यूजुअली डू राउंड अप व्हेन नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। यानी यहाँ पे डिटेल में बता भी दिया है कि भाई एग्जाम है, एग्जाम में आप यूजुअली उसको राउंड अप करते हो, आप उसको ऐसे ही छोड़ नहीं देते हो अगर आपके पास ऐसा डिजिट आता है, वरना राउंड डाउन कर देते हो। ठीक है, अब कीप ट्रैक ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंड to the number of significant figures is what measurement or required precision allow। अच्छा, सिग्निफिकेंस वो जो ज़रूरी नंबर है, एक लंबे से नंबर्स की सीरीज में सारे नंबर रिलेवेंट नहीं होंगे। कुछ आप कहते हो कि हाँ कैलकुलेशन के लिए अगर नंबर है आपके पास 2302.11 तो 1 आप ड्रॉप कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी मेजरमेंट नहीं है, एक आध इंच का या एक आध छोटे से सेंटीमीटर का, किसी भी चीज़ का फर्क इतना ज़्यादा नहीं मैटर करता पॉइंट का। लेकिन अब देखें एग्जांपल में बताया गया हमें 2.846 राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस, इसको बोला गया कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कर दो, यानी 6 हटा दो, 6 हटाएंगे तो 6 5 से बड़ा होता है, तो 1 हमें 4 में प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 285 सिंस द थर्ड डेसिमल इज 6 विच इज़ ग्रेटर देन 5। तो ये आपका रहेगा सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं चारों के चारों, तीनों के तीन। ठीक है, क्योंकि 5 से बड़ा हो तो वो सिग्निफिकेंट नंबर्स ही माना जाता है, स्पेशली अगर 2 पॉइंट्स रह गए हों। अच्छा, अब हमारे पास है डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चंस। डिफाइन थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड परसेंटाइल यील्ड। व्हाई इज प्रैक्टिकल यील्ड ऑफन लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। यानी पहले तो आप इन तीनों की डेफिनेशन पूछी गई है आपसे, फिर पूछा गया प्रैक्टिकल यील्ड क्यों कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। अब देखें, theoretical yield is the maximum amount, mass, moles or volumes of product that can be formed in a chemical reaction। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यील्ड जो है केमिकल रिएक्शन में हो सकती है, जो कि मास, मोल्स और वॉल्यूम की क्वांटिटी में है, तो वो उसको थियोरेटिकल यील्ड कह रहे हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं, स्टोइचियोमेट्री, फ्रॉम स्टोइचियोमेट्री यूजिंग द लिमिटिंग रीजेंट एंड अज्यूमिंग कंप्लीट कन्वर्जन विद नो लॉसेस। यानी स्टोइचियोमेट्री के हम कैलकुलेशन के तरीके हैं वो यूज़ करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि कंप्लीट कन्वर्जन हो जाए बगैर किसी लॉस के। यानी जब आपने केमिकल इक्वेशंस देखी होंगी, अक्सर दो केमिकल इक्वेशंस होती हैं, आपस में मिक्स करती हैं, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट निकलता है उसमें से काफ़ी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं या कुछ हो जाती हैं। आप सिर्फ ये सिंपल सी चीज़ देख लें कि आप जब पानी और नमक को आपस में बॉईल करते हो तो आपने देखा होगा कि अगर आप उसको ढक के रख दो या बहुत देर तक छोड़ दो उसको कि वो पकता रहे, तो जो नमक है वो पानी से छूट जाता है, हट जाता है, ज़ाया हो जाता है, आगे साइडों में बर्तन पे आपके लग जाता है, तो वो लॉस हो गया उसका। लेकिन थियोरेटिकली हम ऐसी कैलकुलेशन देखते हैं जिससे ये लॉस ना हो, कम्प्लीटली आपस में मर्ज होकर कैरी ओवर होकर प्रोडक्ट में कंप्लीट हो जाए। एक्चुअल प्रैक्टिकल यील्ड में अगेन यही होता है कि वो निकल सकता है। एक्चुअल यील्ड और एक्सपेरिमेंटल यील्ड इज, अच्छा, एक्चुअल प्रैक्टिकल यील्ड या एक्सपेरिमेंटल यील्ड सेम है ये। ठीक है, किसी भी नाम से आ सकती है आपके एग्जाम में, लेकिन सेम मीनिंग है। इज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट टोटल एक्चुअली obtained फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो एक्चुअल प्रोडक्ट obtain हुआ है वो ये है। एक्सपेरिमेंटेशन में जैसे अभी होता है पानी और नमक का एग्जाम्पल, उसी तरीके से आपका आगे पीछे हो सकता है। परसेंट यील्ड क्वान्टिफाइज एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंटली क्या चीज़ आप पॉसिबली कर सकते हो। तो उसमें आप देखते हो कि आपने एक्चुअल यील्ड में क्या लर्न किया, कितना डेटा बचा, कितने परसेंटेज बची, और आप फिर अब देखते हो कि थियोरेटिकल यील्ड में कितनी बची, फिर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो ताकि एक परसेंटेज में वैल्यू आ गई कि इतना परसेंट ये एक्यूरेट है, इतनी परसेंट यील्ड निकली है। Why practical yield is often less than theoretical yield? Practical yield usually less क्यों होती है? Incomplete reactions पूरे नहीं होते, equilibrium या reaction does not go to completion, यानी complete नहीं हो पाता वो, या equilibrium नहीं reach पाता बाज़ वक्त एक्सपेरिमेंट में। Theoretically हम सोच रहे होते हैं कि हो जाएगा, हमने कैलकुलेशन किए, लेकिन एक्सपेरिमेंट में लातादाद फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बाज़ वक्त हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता।
साइड रिएक्शंस, अदर रिएक्शन कंज्यूम मोर रिएक्टेंट्स, यानी साइड रिएक्शंस भी होते हैं बाज़ वक्त, 2-3 केमिकल्स ऐड करो तो और मज़ीद केमिकल्स बनते हैं, तो साइड रिएक्शन ज़्यादा ले जाते हैं, सामान ज़्यादा ले जाते हैं क्वांटिटी, तो आपका जो मेन प्रोडक्ट आपने बनाना चाहा वो नहीं बन पाता। लॉसेस ड्यूरिंग हैंडलिंग यानी जब आप फिल्टर कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, ड्राई कर रहे हो, प्यूरिफिकेशन कर रहे हो, कोई भी ऐसे स्टेप्स कर रहे हो एक्सपेरिमेंट का, उसके अंदर बाज़ वक्त ज़ाया हो जाती हैं चीज़ें। इम्प्योरिटीज़ और मेजरमेंट एरर, रिएक्टेंट्स आर नॉट प्योर नॉर और मेजर्ड इनएक्यूरेसीज। ठीक है, अब देखो बाज़ वक्त क्या होता है कि आपने मेजर गलत कर लिया, आपको लेना था भाई 2 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून, तो आपने कम ले लिया थोड़ा, या उसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा निकली, मिक्स था वो किसी चीज़ के साथ। काइनेटिक लिमिटेशन, insufficient time, improper temperature conditions, these factors reduced actual yield below the ideal theoretical maximum, यानी आपका टाइम कम रहा या ज़्यादा रहा, या कोई ऐसी तरीका हुआ जिसकी वजह से टेम्परेचर सही नहीं था। हर एक्सपेरिमेंट के लिए कितना टेम्परेचर होना ज़रूरी है, बेसिकली उसी तरह जैसा कि आप चूल्हा चलाते हो पानी बॉईल करने के लिए, एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद ही वो पानी बॉईल होगा, तो उसी तरीके से फैक्टर्स अगर डिफरेंट होते हैं तो फिर आपका नहीं आती सही से यील्ड, डिफरेंस आ जाता है, कम आ जाता है प्रैक्टिकल यील्ड में एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड में। अच्छा, व्हाट इज मोल मेट बाय मोल, एवोगाड्रोस नंबर, हाउ आर दे इंटर रिलेटेड। ठीक है, अब मोल क्या है, बेसिक ऐसा यूनिट है जिसको जो यूज़ करता है मेजरमेंट के लिए एक सब्सटेंस की। ठीक है, एक सब्सटेंस का कितना अमाउंट है उसको आप मोल्स में मेजर करते हो। 1 mole contains exactly 6.0222140076 multiplied by 10 raised to the power 23 elementary entities, atoms, molecules, ion, electrons, etc. इन सब के पास जो एक मोल है वो इस कैलकुलेशन के मुताबिक है, इसकी हम वैल्यू हमने फिक्स रखी हुई है। ठीक है, बाय डेफिनेशन मोल की ये हो गई। एवोगाड्रोस नंबर क्या है, एवोगाड्रोस नंबर इज न्यूमेरिकल, पहली बात तो एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, इसने एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करी जिसकी वजह से कैलकुलेशन आगे मोल्स की इजी हो गई। एवोगाड्रोस नंबर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेम है एंड इक्वल्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज इन 1 मोल। इसी ने पूरा आइडेंटिफाई और फाइंड पूरी ये सब चीज़ें की, और इस नंबर के बदौलत हम फिर आगे कैलकुलेशन मोल्स की ईजिली कर सकते हैं। रिलेशन क्या है, दे आर डायरेक्टली लिंक, 1 मोल इज इक्वल टू इतनी पार्टिकल्स, द मोल कन्वर्ट्स बिटवीन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स काउंट एंड मैक्रोस्कोपिक मासेस वाया मोलर मास। मोल्स कैसे पता लगाना है, मास डिवाइड बाय मोलर मास। पार्टिकल्स कैसे पता लगाना है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट। ठीक है, इसको एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस कांस्टेंट दोनों ही बोला जाता है। What is meant by Avogadro's number? Explain concept of mole with help of Avogadro's number. सिमिलर क्वेश्चन है, काफ़ी हद तक ऊपर और नीचे वाले, लेकिन बेसिकली इसमें बोला जा रहा है कि अब मोल क्या होता है बताएं एवोगाड्रोस नंबर की हेल्प से, उसकी यूज़ करते हुए। तो एवोगाड्रोस कांस्टेंट वैल्यू होती है एक मोल की, आप शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसा करके लिखते हैं 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 23. It provides a bridge between atomic scales, counts and laboratory scale masses. ठीक है, अब यूज कैसे होता है मोल, 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम्स हैज मास एग्जैक्टली 12 ग्राम्स एंड कंटेन्स एवोगाड्रोस नंबर्स, एवोगाड्रोस एटम्स। एक्सप्लेन एग्जांपल, 1 मोल ऑफ H2O 18 ग्राम्स है, ठीक है, कंटेन्स इतने वाटर मॉलिक्यूल्स। Thus the moles allow chemists to count huge numbers of atoms divided by moles, atoms per moles by weighing mass, moles and number of particles. इन सबको वेट करके आप पता लगा लेते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला यहाँ नीचे दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट, और मोल्स का फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ये आप सीख चुके हैं, जैसे बच्चे केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं, और एग्जैक्टली वो सारे ही होंगे साइंस के स्टूडेंट्स। What is limiting reactant? Limiting reactant क्या होता है, उसको कंट्रोल कैसे होता है, हाउ डज इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कितना प्रोडक्ट जो एक केमिकल रिएक्शन में फॉर्म हुआ है वो किस तरह लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल रखता है, उसके कंट्रोल में कैसे होता है ये। लिमिटिंग रिएक्टेंट को ऑल्सो लिमिटिंग रिएजेंट भी कहा जाता है। The limiting reactant is the reactant that is completely consumed first during a chemical reaction and therefore limits the amounts of product that can form. ठीक है, how it controls product amount. Use stoichiometry to compare the mole ratio of reactants provided with mole ratio required by the balance equation. Balance equation use करते हुए moles of ratio of reactants, moles of ratio required, इसके आप कंपेयर करते हैं बैलेंस इक्वेशन यूज करते हुए, तो आपको पता चल जाती है the reactant that yields a smaller amount of product when considered individually is limiting reactant. यानी आप दोनों को मेजर करते हो और देखते हो कि सबसे ज़्यादा कम यील्ड जो करता है प्रोडक्ट, सबसे कम बनाया,
आप उसको कंसिडर कर लेते हो, ये है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसकी वजह से रिएक्शन हमारा छोटा हो रहा है, जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो कम बन रहा है इसकी क्वांटिटी कम होने की वजह से। थ्योरेटिकल ईल्ड इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएक्टेंट ओनली। ठीक है, थ्योरेटिकल ईल्ड से सिर्फ हम कैलकुलेट करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर। एक्सेस रिएक्टेंट रिमेन्स अनकंज्यूम्ड, यानी एक्स्ट्रा जो भी कोई रिएक्टेंट यूज में है आप उसको छोड़ देते हो, उसको अनकंज्यूम यूज नहीं करते होते। एग्जाम्पल, रिएक्शन 2A प्लस बी एरो सी, तो यानी आपके पास ए जो है 2 क्वांटिटीज़ में है और बी जो है 1 क्वांटिटी में है, यानी 2 मोल्स वो 1 मोल वो, तो आपको सी मिल जाएगा। तो इफ यू हैव 2 मोल्स ए एंड 0.5 मोल्स बी, stoichiometry requires 1 mole for B for 2 moles A. B is limiting, so product C amount depends on B, not on extra A. अब आप ये देख सकते हैं इजीली कि भाई A जो है 2 क्वांटिटी में ज़्यादा है, डबल द अमाउंट है B से, तो ये B के ऊपर रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, क्योंकि A तो एक्स्ट्रा है, B लिमिटिंग है। अगर B ख़त्म हो जाता है, B कम हो जाता है, तो फिर C बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो जो कम अमाउंट में होता है वो होता है आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इक्वेशन में लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट वाली एक्सरसाइज आप थोड़ी सी और करना, अपनी बुक से भी थोड़ा सा और रीड अप करना, क्योंकि आपके पास एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इक्वेशंस आ सकते हैं सारी की सारी, जिसमें बोला जा सकता है कि भाई इन इक्वेशंस से आप आइडेंटिफाई करो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। अच्छा, हमारे पास आगे न्यूमेरिकल्स में हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 44.8 dm³ ऑफ ऑक्सीजन गैस SSTP। वॉल्यूम हमने बताया कितना है, वॉल्यूम हम dm³ में लिखा, मोल ऑफ गैस हमें पता है कितनी है, एवोगाड्रो कांस्टेंट यूज किया, मोल ऑफ गैस फॉर्मूला ये रहा, और हमने फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स दोनों निकाले, सारे बेसिक्स हैं बहुत सारे, हमने सारी वैल्यूज इनपुट करी, हमारे कैलकुलेशन 2 मोल्स निकला, दूसरी हमने इनपुट करी तो हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकल आए। ठीक है, बेसिक बहुत स्टैंडर्डाइज है, आप इसको कैलकुलेटर से इनपुट करके भी कर सकते हैं। अगर किसी को न्यूमेरिकल्स नहीं समझ में आते या कुछ नहीं होता आप सब लोगों को, तो आप प्लीज़ कमेंट लीव करें ताकि आपको न्यूमेरिकल्स की सेपरेट वीडियोस बना सकें। ठीक है, अब इस प्लेलिस्ट में मैं सारे चैप्टर्स इंक्लूड करूँगी केमिस्ट्री के पूरे 12, और इस चैप्टर्स में आप सारे इसको रिवाइज करें, अच्छे से लेक्चर समझें, और हर चैप्टर के एंड में यानी हर वीडियो के एंड में मैंने एक मॉक टेस्ट छोड़ा है। मॉक टेस्ट बेसिकली 20 MCQs का है, जो आप ऑनलाइन जाके फ़ौरन अटैम्प्ट कर सकते हैं, या थोड़ी सी रीड करने के बाद, इस चैप्टर को समझने के बाद कर सकते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा भी हो कि आपको चैप्टर कितना अच्छा आता है कितना नहीं आता। ठीक है, अब क्या न्यूमेरिकल्स वाले सेक्शन में आगे कर रही हूँ। ये जो डॉक्यूमेंट है जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये PDF फाइल में नीचे मौजूद होगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके इसको ले सकते हैं। अब मैं नीचे इसके टॉपिक्स के आ जाती हूँ। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन में आपको पता है स्टोइकियोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। वही डेफिनेशन जो हमने ऊपर अभी पढ़ी थी। इट हेल्प्स केमिस्ट कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करते ही मदद करता है, हाउ मच रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड, हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग reagent yield and number of molecules or atom. Example, 2H2 plus O2 arrow 2H2O, ये दोनों चीज़ों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगी, यानी दिस मीन्स 2 moles of hydrogen react with 1 mole of oxygen to form 2 moles of water। अच्छा, इसकी जो क्वांटिटी है आप जो देखते हैं, ये छोटा नीचे वाले नंबर नहीं, जो बड़ा नंबर ऊपर बैठा हुआ है उसको आप मोल्स बोलेंगे। ठीक है, वो है मोल वाइज क्वांटिटी। अब है हमारे पास मोल और एवोगाड्रोस नंबर, जो हम ऊपर पढ़ के आए, सेम चीज़ यहाँ पे मौजूद है। आप लोग अच्छे से थोड़ा से यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी ऐड कर दिए कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और वाटर, इन सब का कितना कितना बनेगा। तो एवोगाड्रोस कांस्टेंट नंबर यानी 1 मोल उनका सेम ही वैल्यू रखेगा रिगार्डलेस के कितने ग्राम्स में मौजूद है। ठीक है, ये फिक्स्ड है। एवोगाड्रो का नाम पूरा अमीडियो एवोगाड्रो था। राउंडिंग ऑफ डेटा के लिए भी यहाँ पे थोड़े एग्जांपल्स मैंने ऐड करे हुए हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशन के लिए भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक जनरल फॉर्मूला आप लोगों के लिए बनाया है, जो आप यूज़ कर सकते हो या याद कर सकते हो कि भाई ये नंबर है और इस तरीके से आपने पावर टेंस और इसमें चीज़ें करते रहने हैं। ठीक है, अब ये बेसिक रिविजन शीट पूरी बना दी है मैंने आप लोगों की, चैप्टर में से जितनी भी ज़रूरी है ऐसी सारी चीज़ें मौजूद थी, आप इसको पढ़ के आराम से अपने एग्जाम का रिविजन कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये आपकी बुक का एक्सचेंज नहीं, बुक का चैप्टर आपने ज़रूर 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़ सकते हैं, पढ़ना है और उसमें से पॉइंट्स हाईलाइट करते चले जाने हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको अगली वीडियो जैसी अपलोड हो उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए।